जातिवाद के राजनीति पर पड़ गया हिंदुत्व का पलड़ा भारी। कांग्रेस के वादों से मोदी की गारंटी ने बाजी मारी। जी हां, विधानसभा 2023 के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और परिणाम 3-1 से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के आज के शो में हम बात करेंगे 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद की परिस्थितियों से। 2023 का चुनाव परिणाम किसके पक्ष में रहा, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है, लेकिन इसका आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या नई बने इंडिया गठबंधन टूट जाएगी? क्या मोदी का भाजपा का एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा? क्या अमित शाह की चाणक्य नीति को और बल प्रदान होगा? क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में अपने सांसदों को उतारने का एक जुआ खेला, एक गेम खेला, कहीं न कहीं उस गेम में सफल होती नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष के इंडिया गठबंधन की, तो क्या मतलब कि वो इस हार से हताश होंगे? जैसा कि लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस की हार से इंडिया गठबंधन को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं जिस ढंग से कांग्रेस इंडिया गठबंधन में रहते हुए भी एकला चलो की राह पर चल रही थी, जिस ढंग से 4% मध्य प्रदेश में वोट पाने वाली समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश को कांग्रेस के नेता कमलनाथ अखिलेश वखलेश कहते हैं, तो कहीं न कहीं आज कांग्रेस वापस बैकफुट पर आएगी। इंडिया गठबंधन की जो लीडरशिप की कामना थी कि नहीं, हम विधानसभा चुनाव जीतकर एक बड़े लीडर के रूप में इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे, कहीं न कहीं कांग्रेस के मंसूबों पर, राहुल गांधी के मंसूबों पर ये चुनाव परिणाम पानी फेरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसको अगर हम 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें, इसका आकलन करें, तो कहीं न कहीं 2024 के लिए ये निर्णायक नहीं है। इसलिए निर्णायक नहीं है कि अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा वाइज, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में 25 की 25 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी विगत चुनाव में। अगर हम एमपी की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 28 में 27 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी 2019 में। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 11 में 9 सीट जीती थी 2019 के चुनाव में। तो जिस ढंग का प्रदर्शन रहा है हिंदी भाषी बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी का, तो इससे अब ऊपर जाने की बहुत संभावना नहीं है, क्योंकि अधिक से अधिक अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ सकती हैं लोकसभा में, तो उन सीटों की संख्या मात्र 3 रहेगी अगर सारी सीटें चली जाती हैं। लेकिन प्रभाव क्या पड़ रहा है? प्रभाव ये पड़ रहा है कि कहीं न कहीं अब राहुल गांधी के तेवर थोड़े नरम होंगे। इंडिया गठबंधन में वो अपने से अनुभवी नेता नीतीश कुमार के सामने झुकेंगे, उत्तर प्रदेश के एक बड़े नेता अखिलेश यादव के सामने झुकेंगे, या कहीं न कहीं उनको सामूहिक नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा। जो एक तरफा भाग रहे थे कि नहीं मुस्लिम मेरे साथ हो, समीकरण मेरे पक्ष में बन रहा है, ऐसा कुछ जनता ने नहीं दिया उनको। सत्ता के सेमीफाइनल समझे जा रहे 2023 के विधानसभा चुनाव में। हाँ, एक खुशी की बात उनके लिए जरूर है कि एक बड़े अर्थव्यवस्था वाला राज्य तेलंगाना उनके हाथ में आ गया है। जिस ढंग से एक बड़ी अर्थव्यवस्था वाली राज्य कर्नाटक पहले से ही कांग्रेस के पास थी, और तेलंगाना जीत जाने के बाद कहीं न कहीं 2024 के चुनाव के लिए जो आर्थिक जरूरत थी उसकी पूर्ति के लिए उनके पास 2 बड़े राज्य हो गए हैं। तो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक स्तर से, थोड़ा सा इकोनॉमिक के स्तर पर कांग्रेस को फायदा जरूर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इसको सत्ता के सेमीफाइनल को फाइनल से तुलना करें तो फाइनल की परिस्थितियां बिल्कुल ही अलग होने जा रही हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी को भी अखिलेश का
मतलब समझ में आएगा, राहुल गांधी को भी नीतीश कुमार का मतलब समझ में आएगा, राहुल गांधी को भी अरविंद केजरीवाल का मतलब समझ में आएगा। क्योंकि जिस ढंग से आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एमपी में चुनाव लड़ी थी और जिस ढंग से आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ी थी, कहीं न कहीं इनके कुछ प्रतिशत वोट का नुकसान किए हैं और वो निर्णायक साबित हो गए हैं। और दूसरी बात, इन चुनाव से एक चीज़ और कांग्रेस को सबक मिलेगा कि उनका उत्तर भारत में संगठन एकदम खत्म है। एक मतलब कि सत्ता विरोधी लहर रहते हुए भी एक मतलब अच्छी खासी योजनाएं चलाने के बाद भी गहलोत का जादू नहीं चलता है। शिवराज के चेहरे से लोग उबे थे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस चुनाव नहीं हरा पाती है। तो आज राहुल गांधी को समझ में आएगा, कांग्रेस पार्टी को समझ में आएगा कि उनका संगठन उत्तर भारत में एकदम नगण्य है। और कहीं न कहीं अगर निचले लेवल पर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास बूथ से वोट निकालने वाले नहीं हैं, आपको मैनेज करने वाले नहीं हैं, चुनाव को मैनेज करने वाले नहीं हैं, तो सिर्फ भाषणों से और सिर्फ जनसभाओं से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। आज भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के नेतृत्व में एक ऐसा संगठन खड़ा कर चुकी है जिस संगठन से चुनाव लड़ने के लिए राहुल गांधी को अभी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर 2024 उनको जीतना है तो कहीं न कहीं अब इंडिया गठबंधन को तवज्जो देना ही होगा। क्योंकि वो जिस ढंग से इंडिया गठबंधन से अलग निकलकर एक अपनी राह बना रहे थे, जिस ढंग से छोटे छोटे पार्टियों को राज्यों में मतलब कि इग्नोर करते जा रहे थे, उनका नुकसान हुआ। आप भारतीय जनता पार्टी को देखो, भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ओम प्रकाश राजभर को तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी को तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अनुप्रिया को तवज्जो दे रही है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप एक बड़े दल समाजवादी पार्टी को, जो कि एक तरह से चंबल के क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी थी, उस क्षेत्र में भी उसको 2-3 सीट भी देने का दिल नहीं दिखाते हैं। तो अब कांग्रेस के लिए समय आ गया है कि आत्ममंथन करे और बड़ा दल दिखाए। अगर 2024 में चुनाव लड़ना है तब जीतने की बात एक अलग है। क्योंकि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर 3 राज्यों में बगैर किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए हुए चुनाव जीत जाती है, तो यह स्पष्ट हो गया है कि मोदी का चेहरा आज भी प्रभावी है। मोदी की गारंटी पर से आज भी लोगों का विश्वास नहीं हटा है। अगर मोदी की गारंटी पर जनता का विश्वास विधानसभा चुनाव में इतना बड़ा है तो संगठन भारतीय जनता पार्टी का वही रहेगा। यहाँ तो चेहरा नहीं थे मुख्यमंत्री के, लेकिन लोकसभा 2024 के चुनाव में निश्चित ही प्रधानमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री पद के लिए रहेगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और भाजपा के संगठन से चुनाव में पार पाया जाना इस समय विपक्ष के लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। समय है 4-5 महीने का। राहुल गांधी को आत्ममंथन करना होगा। इंडिया गठबंधन को अगर चुनाव लड़ना होगा तो कहीं न कहीं एक संगठित होकर लड़ना होगा। और इस चुनाव ने एक चीज़ और स्पष्ट कर दिया कि जातिगत जनगणना, इंडिया का गठन, इन सब मुद्दों के रहते हुए के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जीत जाती है तो कहीं न कहीं आज भी भारत की जनता का, उत्तर भारत की जनता का हिंदुत्व पर कोई विश्वास बना हुआ है। और उसी हिंदुत्व के विश्वास के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2024 की भी लड़ाई जीतती हुई दिख रही है। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन के नेता, हालांकि जो परिणाम आया है उससे कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी खुश होंगे, उस परिणाम से कहीं न कहीं अखिलेश यादव भी खुश हुए होंगे कि कांग्रेस दायरे में आई। कांग्रेस जो भाग रही थी आगे आगे नेतृत्व करने के लिए, अब कहीं न कहीं उसको पीछे अपने कदम लाना होगा और इंडिया गठबंधन के समूह के साथ खड़ा होना होगा। समूह से आगे बढ़ने की हिमाकत अब कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के संगठन में वापस आते हैं, क्या इंडिया गठबंधन संगठित होकर अपने मूल मुद्दे जातिगत जनगणना
ओबीसी की पॉलिसी, इस पर आगे बढ़ते हैं या एक बार फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए नरेंद्र मोदी की राहें इन 3 राज्यों ने आसान कर दी है। हालांकि अभी भी साउथ भाजपा के लिए पहेली बना हुआ है। कहीं न कहीं उनको उम्मीद थी कर्नाटका के बाद जिस ढंग से पिछले चुनाव में 4 लोकसभा सीट जीते थे तो उम्मीद थी दूसरे नंबर की पार्टी बन चुके थे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी का, तीसरे नंबर से कांग्रेस ने जिस ढंग से वापसी की है और पहले नंबर पर पहुंची है तो कांग्रेस के लिए भी थोड़ा बहुत संभावना है कि नहीं, अभी भी साउथ इंदिरा नेहरू गांधी परिवार के साथ है और इसका फायदा देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैसे उठाती है। इन सब बातों पर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है, आपको कौन लगता है कि सत्ता के सेमीफाइनल में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित विजय मिली है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोकसभा चुनाव पर? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।